नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमने अगले 2 वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में देखा था। उसमें हमने पार्ट 1 में देखा था कि संरचनावाद क्या है, किस तरीके से संरचनावादी आए और उन्होंने अपना कौन सा मत स्थापित किया। उसके बाद हमने प्रकार्यवाद को देखा था। उसमें भी हमने देखा कि प्रकार्यवादी कौन कौन हैं और उन्होंने भी अपना मत कौन सा रखा है। अब आगे हम देखते हैं, तो पार्ट 3 में हम देखेंगे व्यवहारवाद के बारे में। हमने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि जब हमने बताया था कि मनोविज्ञान क्या है, और उसमें हमने देखा था जब मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन से लेकर लास्ट में कहाँ तक पहुँचा था, तो आत्मा के अध्ययन से लेकर मनोविज्ञान लास्ट में व्यवहार का अध्ययन बना था। तो बस यही व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो मनोविज्ञान है, उसकी जो परिभाषा जिसने दी है, उन व्यवहारवाद के बारे में, उन व्यवहारवादियों के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं अपने हर पार्ट्स में आपको बताती हूँ कि संप्रदाय क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है। अगर आप नए हो और आपने अगले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप ये जान लो कि संप्रदाय किसे कहते हैं। तो संप्रदाय उसे कहा जाता है जिसमें जो भी लोग होते हैं उनकी विचारधारा एक होती है, उनकी अध्ययन करने की विधियाँ एक होती है, उनका कंटेंट एक होता है, यानी कि उनका विषय वस्तु जो होता है अध्ययन करने का, वो विषय वस्तु भी एक जैसा होता है, और उन्हीं लोगों को एक संप्रदाय में रखा जाता है। जिस तरीके से मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है, उनमें जो मनोवैज्ञानिक है, उन सभी मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग उनकी विचारधाराएँ जहाँ जहाँ सेम होती थी, जहाँ जहाँ उनका कंटेंट सेम होता था, जहाँ जहाँ उनकी अध्ययन करने की विधियाँ एक होती थी, उन सभी मनोवैज्ञानिकों को एक संप्रदाय में रखा गया है। बस इसी तरीके से ये संप्रदाय बनता है। मनोविज्ञान के संप्रदाय 19वीं शताब्दी से के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के बीच विकसित हुए। मैंने आपको बताया था कि 1879 में जब विल्हेम वुंट ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, तब से हमारा जो मनोविज्ञान है वो अलग विभाग के रूप में वो बाहर निकला था, यानी कि वो एक विज्ञान बन चुका था। उसके बाद से लेकर 20वीं शताब्दी के जो 25 वर्ष है, उस 25 साल में हमारा मनोविज्ञान एक अच्छे से विज्ञान के रूप में बन चुका था, और इनके भी बीच हमारे मनोविज्ञान के जितने भी संप्रदाय हैं उनके ही बीच में बने हुए हैं। चलिए, हमने ये भी देखा था कि संरचनावाद क्या है, उसके बाद हमने प्रकार्यवाद के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं व्यवहारवाद के बारे में। दोस्तों, व्यवहारवाद को इंग्लिश में बोला जाता है बिहेवियरिज्म, और उनके जनक थे जॉन ब्रॉडस वाटसन। यानी कि आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि हम व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक हैं, उनको क्या वो कहते हैं, जेबी वाटसन। हम क्या कहते हैं उनको, जेबी वाटसन, लेकिन उनका पूरा नाम है जॉन ब्रॉडस वाटसन। अब आगे देखते हैं, जेबी वाटसन वो कहाँ के थे, वो अमेरिका के थे, इसलिए उनको अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम दिया होता है और कहा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक कौन से मनोवैज्ञानिक थे या फिर किस देश के थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो संप्रदाय जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया है उस संप्रदाय का जो जनक है वो कहाँ के थे। तो जे.बी. वाटसन वो व्यवहारवादी थे और उन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की थी, इसलिए वो उनको याद आपको अच्छे से रखना है ताकि आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। जे.बी. वाटसन कहाँ के थे? अब आपके पास आंसर आ चुका है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब व्यवहारवाद क्यों आया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यवहारवाद आया। कब आया? व्यवहारवाद अस्तित्व में कब आया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। और क्यों आया? तो व्यवहारवाद संरचनावाद के विरोध में अस्तित्व में आया। उन्होंने मन और चेतना को नकार दिया। उन व्यवहारवादियों ने कहा, जितने भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे वो सब आगे आए और उन्होंने व्यवहार पर जोर दिया और वो लोग व्यवहारवादी कहलाए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो विल्हेम वुंट का संरचनावाद था उन संरचनावाद का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने उनकी इस मान्यता को नकार दिया। चलिए देखते हैं आगे। उन्होंने बताया कि जिसे देखा जा सके, जिसे हम छू सके, जिसका मापन किया जा सके, ऐसे व्यवहार को हम मनोविज्ञान में रख सकते हैं। ये उन लोगों का मत था। उन लोगों ने क्या बताया कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान, देखिए वैज्ञानिक शब्द यूज़ किया हुआ है उन्होंने, तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान उसे ही आप कह सकते हैं जिसमें जो विषय वस्तु है, कोई घटना है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, उन्हें हम देख सकते हो, उन्हें हम छू सकते हो, जिसका मापन किया जा सकता है, उन व्यवहार को हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। तो उन्होंने व्यवहार को, जो प्राणी या मानवी, उन्होंने प्राणी पर भी बल दिया। तो उन्होंने क्या किया? प्राणी और मानवी दोनों का जो व्यवहार जो प्रकट होता है, ऐसा व्यवहार जो हम देख सकते हैं। अगर कोई व्यवहार हम देख नहीं सकते हैं तो उस व्यवहार का मापन भी किया जा सकता है। तो ऐसे व्यवहार को ही हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं। पहले क्या होता था? आपने देखा था कि संरचनावाद में क्या होता था कि उन लोगों ने क्या किया? अपने मन में चल रही जो प्रक्रिया है, अपने मन में जो अनुभव उत्पन्न होते हैं, उनके रिलेटेड अपने खुद के ऊपर वो प्रयोग करते थे और अंदाज़ा लगाते थे कि मुझे गुस्सा इस बात से आया है, मैं इस बात से दुखी हूँ, मुझे इस बात से रोना आ रहा है। तो सभी को इसी सिचुएशन में ऐसे ही रोना आता होगा, या फिर वो दुखी होता होगा, या फिर वो इंसान गुस्सा करता होगा। ये उन लोगों ने खुद के ऊपर प्रयोग करके सभी पर लागू करने की कोशिश की और व्यवहारवादियों ने उन लोगों का क्या किया? विरोध किया। व्यवहारवादियों ने कहा कि मन और चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ये बोला कि अगर
मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में हमें आगे बढ़ाना है, तो हम विज्ञान की जो दृष्टिकोण है, विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उसे अपनाना होगा। विज्ञान किस में मानता है आप सबको पता होगा। विज्ञान उसी वस्तु को मानता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम साबित कर सकते हैं, यानी कि जिसका हम प्रूफ दे सकते, प्रमाण दे सकते हैं, उसी बातों पर विज्ञान विश्वास करता है। तो मनोविज्ञान में भी व्यवहारवादियों ने भी यही कहा कि अगर हम किसी वस्तु को दिखा सकते हैं या देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो गुस्सा कर रहा है, तो उसके गुस्से को हम देख सकते हैं। हमारे सामने कोई व्यक्ति है, हमने उसे 2 शब्द कह दिए और उसे गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा कहाँ पर किस तरीके से प्रकट करेगा? या तो उसके शाब्दिक वर्तन के रूप में वो प्रकट होगा, या तो फिर उसके हाव भाव से ही पता चल जाएगा। उसका मुंह फूल जाएगा, उसका मुंह लाल हो जाएगा और आंखें बड़ी हो जाएगी, इससे हम पता लगा सकते। या फिर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगी, ऊंचा ऊंचा बोलेगा वो, तो हमें पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति गुस्से में है। अगर व्यक्ति दुखी होगा तो वो क्या करेगा? वो शांत जगह पर जाकर बैठ जाएगा। रोता होगा तो उसे रोता देखकर, तो उसने रोने की जो क्रिया की वो हम देख सकते थे। तो उसे हमने वो रो रहा था, वो हमने देखा, तो वो क्या हुआ? वो व्यवहारवादियों के मत अनुसार वो मनोविज्ञान की परिभाषा में उसे हम व्यवहारवादी में रख सकते हैं, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को हमने देखा है रोते हुए, तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। तो व्यवहारवादियों ने जिसे देखा जा सके, जिसे छू सके, जिसका मापन किया जा सके, उन्हीं व्यवहार को उन्होंने अपनाया। उसके बाद देखते हैं व्यवहार का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक क्या थे? वो व्यवहारवादी के नाम से जाने जाते थे। जिस तरीके से संरचनावाद को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो किस नाम से जाने जाते थे? वो संरचनावादियों के नाम से जाने जाते थे। उसी तरह आपने देखा कि प्रकार्यवाद में जिस मनोवैज्ञानिक अपना महत्व योगदान दिया है, जो मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद को मानते थे, उनको प्रकार्यवादी कहा जाता था। उसी तरीके से मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को मानने वाले जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें हम व्यवहारवादियों के नाम से जाने जाते हैं। अब व्यवहारवादियों ने क्या किया? तो व्यवहारवादियों ने सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया। क्या किया? उन्होंने सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बच्चा किस तरीके से सीखता है। कोई भी इंसान है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में किस तरीके से किसी वस्तु को सीखता है, उसके ऊपर उन्होंने बल दिया, जबकि उन्होंने आनुवंशिकता को नकार दिया। उन्होंने जो वंश परंपरागत आपको जो कौशल्य प्राप्त होते हैं, उन बातों को उन्होंने नकार दिए, यानी कि उन्होंने आनुवंशिकता को नकार दिया। उन्होंने ये बोला कि इंसान जब सीखने लगता है, अगर जन्म से वो सीख कर नहीं आता, उनका कहना है कि इंसान जन्मजात सीख कर नहीं आता है, लेकिन वो जिस वातावरण में रहता है, उसी वातावरण में वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और उसी तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि वो सीखने की प्रक्रिया कर रहा है। तो उन्हीं बातों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं बातों को स्वीकार किया और आनुवंशिकता को उन्होंने नकार दिया। अब मानव के व्यवहारों को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? कभी कभी ऐसा होता था कि अगर मानव के व्यवहारों को हमें समझना है, तो हम जीवंत मानवी को क्षति पहुंचाकर उसके ऊपर हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते थे।
तो उन लोगों ने क्या किया, प्राणियों पर उन्होंने अध्ययन किया। क्या किया, प्राणी पर अध्ययन किया। आपने देखा होगा कि स्किनर ने क्या किया, तो स्किनर ने चूहों पर जो सीखने की प्रक्रिया का, जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था, वो उसने किस पर से दिया था, तो उसने चूहों पर प्रयोग करके दिया हुआ था। तो बस इसी तरीके से ये व्यवहारवादी थे। उन्होंने प्राणियों पर अध्ययन करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया था। अब जो जे बी वाटसन थे, वाटसन पावलोव जैसे जो शरीर संरचना शास्त्रियों थे, उनके कार्यों से प्रभावित थे। वाटसन थे वो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का वाटसन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अब व्यवहारवादियों ने क्या किया, व्यवहारवादियों ने लर्निंग पर जोर दिया, उसके बाद उन्होंने मोटिवेशन पर, और उसके बाद रीइंफोर्समेंट पर उन्होंने बल दिया। इन तीनों के बारे में हम आगे थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। आगे वैसे भी आगे के जो टॉपिक आएंगे उसमें भी हम उसमें अच्छे से डिटेल में उसे समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी समझा दूँगी। अब व्यवहारवादियों ने कौन सी पद्धति को अपनाया था, तो उन्होंने बहिर्दर्शन पद्धति को अपनाया था, यानी कि एक्सट्रोस्पेक्शन पद्धति को, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड को उन लोगों ने अपनाया था, यानी कि बाहर से जिसे हम देख सकते हैं उन पद्धति को उन्होंने अपनाया था। जिस तरीके से संरचनावादियों ने अंतर्निरीक्षण पद्धति को अपनाया था, खुद में झांक कर खुद पर प्रयोग करके उन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी उसके बिल्कुल विरोध में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में व्यवहारवादियों ने मेथड का यूज़ किया था। संरचनावादियों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया था, जबकि व्यवहारवादियों ने एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया। व्यवहारवादियों व्हाट, वाई और हाउ, यानी कि क्या, कैसे और किस तरीके से किस तरीके का वो जवाब देते थे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई वर्तन किया है, तो उसमें उसके जो आंसर व्यवहारवादी देते थे वो इस क्वेश्चन के आधार पर देते थे कि व्यक्ति क्या कर रहा है, फिर व्यक्ति क्यों कर रहा है, और व्यक्ति किस तरीके से कर रहा है। तो ये तीनों का जवाब वो व्यवहारवादी देते थे। अब व्यवहारवादियों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो पहले तो हमारे वाटसन साहब तो थे ही, उसके बाद टॉलमैन, उसके बाद स्किनर, उसके बाद हल और गथरी, ये चार भी हमारे व्यवहारवादी थे। तो टॉलमैन, आपको ये चार नाम याद रखने हैं, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा होता है और आपको पूछा जाता है कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको नीचे ऑप्शन में दिया जाता है, जैसे कि संरचनावादी, फिर आपको दिया जाता है गेस्टाल्टवादी, उसके बाद दिया जाता है प्रकार्यवादी, या फिर उसके बाद जो सही आंसर है हमारा उसका नाम दिया जाता है व्यवहारवादी। तो हमें ये टिक करना है व्यवहारवादियों में। तो आपको ये चार नाम खास याद रख लेने हैं, टॉलमैन, स्किनर, हल, गथरी, ये चारों व्यवहारवादी थे। और वाटसन साहब को तो आपको भूलना ही नहीं है, उन्हें तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि पूरा व्यवहारवाद के जो जनक है वो जे बी वाटसन साहब है। ओके, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बहिर्दर्शन पद्धति किस संप्रदाय ने अपनाई, या तो फिर कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बहिर्दर्शन पद्धति का यूज़ किया। तो आपको ये भी आंसर आपको आना चाहिए कि व्यवहारवादियों ने बहिर्दर्शन पद्धति को अपनाया था। फिर अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि लर्निंग, मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन पर रीइंफोर्समेंट पर किसने बल दिया, तो भी आपका जवाब आएगा व्यवहारवादियों ने।
अभी भी वर्तमान में भी इस मान्यता को वैलिड मानी जाती है। अब व्यवहारवाद की जो मान्यता है उन्हें अभी भी वर्तमान समय में भी वो वैलिड मानी जाती है। व्यवहारवाद के आने के बाद जितने भी संप्रदाय, जितनी भी शाखाएं जो बाद की बनी हुई हैं उसके आगे पीछे ही बनी हुई, उसके जो व्यवहारवाद है उसके आसपास ही नए नए अभिगम विकसित हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि लर्निंग, मोटिवेशन और रेइंफोर्समेंट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन, ओके, ये मोटिवेशन दोस्तों है क्या? तो मोटिवेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है नीड, उसके बाद होता है ड्राइव भी है यहाँ पर, ड्राइव, उसके बाद होता है मोटिव, और उसके बाद लास्ट में होता है हमारा गोल। ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टिंग कहाँ से होता है? नीड से होता है, और एंड कहाँ पर होता है? गोल पर जाकर एंड होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। इसके बीच में ड्राइव और मोटिव होते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमें भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अब आपको भूख लगी है तो नीड का मतलब क्या होगा? आवश्यकता। नीड का मतलब क्या होगा? आवश्यकता। तो आपको भूख लगी है तो आपको आवश्यकता किसकी है? तो आपको आवश्यकता है भोजन की। किसकी है? भोजन की। तो भोजन आपका क्या बन गया? नीड बन गया। भोजन आपका क्या बन गया? नीड बन गया। मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखिए, नीड हमारा क्या है? भोजन। नीड हमारा क्या है? भोजन है। यानी कि आपको भूख लगी है और आपको आवश्यकता किसकी है? भोजन की है। अब क्या होगा? अब भूख लगी है इसलिए आपको भोजन की आवश्यकता है, तो आपके पेट में दर्द भी होगा ना? तो आपके पेट में क्या होगा? दर्द होगा। आपको बेचैनी होगी, तो वो क्या होगा? वो होगा ड्राइव। यानी कि भोजन, भूख लगना, जो भूख लगना है वो क्या है? आपका ड्राइव है। भूख लगना आपका ड्राइव है। क्योंकि जब आपको पेट में थोड़ा सा दर्द होता है तभी आपको पता चलेगा ना कि आपको अब खाना खाने की ज़रूरत है। अगर प्यास लगती है तो आपका गला सूख जाएगा। इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि अब आपको पानी की ज़रूरत है। तो भूख लग गई, यानी कि भूख लगने पर आपको जो पेट में दर्द हुआ उसे हम ड्राइव बोलेंगे। यानी कि भूख लगना जो महसूस हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइव बोलेंगे। आवश्यकता किसकी है? भोजन की है। उसके बाद आपने मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर बैठता है और वो अपना खाना खाता है। आपके पास खाना है नहीं और आपके पास में जो बैठा है उसके पास खाना है, वो खाना खाने लगता है। आप उस खाने की सुगंध को आप तक वो खाने की सुगंध पहुंचती है तो क्या होगा? आप ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। आप मोटिव हो जाएंगे उसे प्राप्त करने के लिए कि किस तरीके से मैं उस खाने को खाऊं। और पास में बैठा हुआ तो जो वो आपको अभिप्रेरित करता है क्या? तो खाना, भोजन आपको जो दूसरा व्यक्ति खा रहा है, दूसरा व्यक्ति जो भोजन खा रहा है वो उसे भोजन खाते हुए देखना
तो क्या होता है कि आप उसको भोजन खाते हुए देखते हो और आप अभिप्रेरित हो जाते हैं और आपको क्या होता है, आप उसे प्राप्त करने के लिए कुछ आइडियाज़ ढूंढते हैं। और पास में बैठा जो व्यक्ति है वो आपको देखता है और उसे लगता है कि मैं भी उनको बोलूं कि वो भी मेरे साथ खाए, तो वो बोलेगा कि भाई साहब, या तो कोई लेडीज़ होगी तो बोलेगी कि मैम आप लो मेरे साथ खाना खा लीजिए, भाई साहब आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। अब क्या होगा, आपको तो जोर से भूख लगी थी, इसलिए आप भी उनके पास कोई ना ही बोले बिना ही आप खाना खा लेंगे। तो जब आपने खाना खा लिया, जब आपको भोजन प्राप्त हो गया, वो क्या हुआ, भोजन प्राप्त होना वो क्या होगा, वो होगा आपका गोल। क्यों? क्योंकि आपको नीड थी किसकी, भोजन की थी। आपका लक्ष्य भी क्या था, भोजन ही था। बस इसी तरीके से ये चक्र चलता है। अब आपको ये लक्ष्य आपका पूरा हो गया तो फिर दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि एक आवश्यकता पूरी होने पर आपकी कोई आवश्यकता ही कभी नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में ही ये सोचिए कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर ली तो आप सोचेंगे अब दूसरी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेते। अगर आपको जॉब लग गई तो आप सोचेंगे कुछ नया करते हैं। तो ये आवश्यकताएं ऐसे ही चलती रहेगी चक्र के रूप में। तो इसी तरीके से ये जो मोटिवेशन होता है ना, अभिप्रेरणा, वो ये अभिप्रेरणा का पूरा शेड्यूल इस तरीके से पहले नीड होता है, फिर ड्राइव आता है, ड्राइव के बाद मोटिव आता है और मोटिव के बाद गोल आता है। आई होप कि आपको ये मोटिवेशन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। वैसे भी अभिप्रेरणा का सिद्धांत हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको जब अभिप्रेरणा का सिद्धांत जब आप सीखने बैठेंगे तो आपको वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रीइंफोर्समेंट। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होगा पुनर्बलन। क्या होगा, पुनर्बलन। आपने देखा था स्किनर ने क्या किया था कि वो स्किनर ने खाना रखा हुआ था स्किनर पेटी में और वो चूहे को वो खाना उस खाने तक पहुंचना था, है ना। तो बस इसी तरह के पुनर्बलन। तो किसी भी व्यक्ति जब वो अभिप्रेरित होता है, जब व्यक्ति सीखने यानी कि जब व्यक्ति लर्निंग यानी कि सीखने के लिए रेडी होता है, फिर वो क्या होता है, मोटिव होता है। और वो जब अभिप्रेरित हो जाता है तो उसी जब पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो क्या होगा, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब रीइंफोर्समेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, तो रीइंफोर्समेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, हकारात्मक और नकारात्मक। अब हकारात्मक पुनर्बलन आप किसे कहेंगे, तो जिस पुनर्बलन को देने से अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसी को हम कहेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या तो हकारात्मक पुनर्बलन। अब नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव में होगा कि जिसको देने से
जो नकारात्मक पुनर्बलन है, नेगेटिव पुनर्बलन है, उसके देने से भी अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो बार बार होमवर्क करके नहीं आता है। अब वो बार बार होमवर्क करके नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसे कुछ दंड दे देंगे। तब दंड देंगे तो उसे एक बार दंड दिया गया होगा तो क्या होगा, वो फिर से दूसरी बार होमवर्क उसे लगेगा चलो मुझे आज होमवर्क नहीं करना है, तो फिर उसे ख्याल आएगा कि पिछली बार मैंने होमवर्क नहीं किया था तो मुझे पनिशमेंट मिली थी। तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करेगा, वो पनिशमेंट से, यानी कि पनिशमेंट वो क्या होगी, पनिशमेंट से बचना, पनिशमेंट नहीं लेकिन पनिशमेंट से बचना, यानी कि दंड से बचाव। तो दंड से बचने के लिए वो क्या करेगा, वो अपना होमवर्क करेगा। इसके कारण अगर वो होमवर्क करेगा तो उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दंड वो कौन सा पुनर्बलन है, तो दंड ना ही पॉजिटिव पुनर्बलन है और ना ही नेगेटिव पुनर्बलन। दंड कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, यानी कि दंड कोई पुनर्बलन नहीं है। लेकिन दंड से जो बचाव है, दंड से बचाव ही वो नेगेटिव पुनर्बलन है, जिसके देने से वो व्यक्ति उससे बचने की कोशिश करेगा और उससे बचने की कोशिश करते करते उसकी अधिगम की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। जिस तरीके से चूहों को करंट दिया जाता था, तो करंट से बचने के लिए वो क्या करेंगे, वो उस प्रकार की क्रिया नहीं करेंगे और ऐसी क्रिया करेंगे जिससे उनको करंट ना मिले। इसी तरीके से इसे जो करंट देने वाली बात होती है उसे हम कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आई होप कि आपको पुनर्बलन के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। आगे भी हमें पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में डिटेल्स में जानना है, लेकिन अभी मैंने ये आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया क्योंकि ये हमारे व्यवहारवादियों का एक पार्ट है, इसलिए मैंने आपको रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन के बारे में बताया है। आई होप कि अब आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ईमानदारी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बता सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।